नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? सो नियोनेटल रिससिटेशन क्लिनिकली भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ में हमारे एग्जाम्स में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल रहता है। इसके स्टेप्स हमें अच्छे से पता होने चाहिए क्योंकि बच्चों में मतलब पैदा होते ही कुछ स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर पता हो तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं बच्चे के सर्वाइवल के अंदर। बस एक 10 मिनट का थ्योरी सेशन मैं लूंगा। एमसीक्यूज फॉर्मेट में नहीं रहेगा ये, लेकिन आपका ये जो 10 मिनट है इसके बाद में कॉन्सेप्ट्स जो होंगे वो बहुत ही एकदम एक फ्लो में तैयार हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं नियोनेटल रिससिटेशन को। नियोनेटल रिससिटेशन में सबसे पहली चीज तो यही रहती है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, कौन से सिस्टम से पे प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी रहेगी रेस्पिरेशन पे, जबकि एडल्ट्स के अंदर हमारी प्रायोरिटी रहती है सब सर्कुलेशन पे। इसलिए हम फ्लूइड्स पे ज्यादा फोकस करते हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट का केस है या फिर मान लो कोई भी दूसरा केस है एडल्ट में, अगर कोई एडल्ट मेल या फीमेल है उनमें कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है तो हम सर्कुलेशन को रिस्टोर करने पे फोकस करते हैं सबसे पहले, और रेस्पिरेशन को बाद में ध्यान में देते हैं जैसे कि इंट्यूबेशन वगैरह करना हो। जबकि बच्चे के अंदर रेस्पिरेशन पे ज्यादा फोकस होता है। इसीलिए बच्चे में पहला सवाल ये होता है कि साहब बच्चा रोया है या नहीं रोया। इसलिए जो क्राइंग है बच्चे की वो सबसे पहले पूछी जाती है क्योंकि रेस्पिरेशन पे प्रायोरिटी है, जबकि सर्कुलेशन पे प्रायोरिटी होती है एडल्ट्स पे। ओके, नेक्स्ट है ऑर्डर क्या होना चाहिए रिससिटेशन के अंदर। नियोनेटल रिससिटेशन का ऑर्डर होना चाहिए TABC। ओके, एडल्ट्स के अंदर रहता है, एडल्ट्स में वही ऑर्डर रहता है सब ABCD। ओके, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन एंड CNS डिप्रेशन, डिप्रेशन ऑफ CNS। आपको अगर डी नहीं पता हो तो मैं बता दूं, डिप्रेशन ऑफ CNS रहता है। एंड ई से रहता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे फोकस रहता है। लेकिन जो बच्चे हैं बच्चों के अंदर हमारा फोकस रहता है सबसे पहले साहब टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे ध्यान सबसे पहले दिया जाता है, उसके बाद में एयरवे को देखा जाता है, उसके बाद में ब्रीथिंग को, उसके बाद में सर्कुलेशन को। ये पूछा जा सकता है सीक्वेंस। अब आते हैं उसके एल्गोरिदम पे, नियोनेटल रिससिटेशन के। एल्गोरिदम सिंपल सा है, बहुत ही कुछ सिंपल सिंपल से मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा, उन स्टेप्स को उसी फॉर्मेट में याद रखें। सबसे पहला काम एल्गोरिदम में हमारा क्या है कि जो अ, बच्चा है, बच्चे के अंदर सबसे पहले कीजिए असेसमेंट। असेसमेंट किस चीज का? असेसमेंट साहब करेंगे सबसे पहले कि बच्चा रोया या नहीं रोया। दूसरी चीज टर्म कैसी है बच्चे की। तीसरी चीज टोन कैसी है बच्चे की। इन ये 3 सवाल बच्चा पैदा होते ही सबसे पहले करने होते हैं। अगर बच्चा रो चुका है, टर्म बेबी है एंड टोन एकदम सही है, टोन मतलब के फ्लेक्शन, अगर ये तीनों चीजें एकदम सही है तो बच्चा नॉर्मल है और बच्चे को माँ के पास में शिफ्ट कर देना होगा। ओके, कुछ हमें स्टेप उठाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत जो वर्निक्स लगा हुआ होता है कि वर्निक्स केसियोसा होता है उसे साफ कर दीजिए एंड बच्चे को पहुंच के टॉवल में लपेट के माँ के पास में पहुंचा दीजिए। लेकिन अगर बच्चा रोया नहीं, रोया नहीं मतलब कि उसका रेस्पिरेशन सही नहीं है। रेस्पिरेशन सही नहीं है मतलब कि हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स तो उठाने ही पड़ेंगे। जो प्रायोरिटी थी हमारी रेस्पिरेशन पे उसको हम फॉलो करेंगे। अब अगर बच्चा रोया नहीं है तो अब स्टेप्स क्या उठाएंगे? वो स्टेप्स हैं साहब ये 4 स्टेप्स सबसे पहले उठाने होंगे हमें। सबसे पहले आप चेक कीजिए टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर सही नहीं है तो बच्चे को रेडिएंट वार्मर के अंडर रखिए। रेडिएंट वार्मर इंक्यूबेटर हो गया अपना। ओके, इंक्यूबेटर में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंक्यूबेटर में मोड ऑफ हीटिंग क्या होता है, कंडक्शन है, रेडिएशन है या कन्वेक्शन है। इंक्यूबेटर में मोड ऑफ हीटिंग होता है साहब कन्वेक्शन। कन्वेक्शन के अंदर थ्रू एयर गर्म हवा फेंकी जाती है जैसे कि एक हीटर में सिस्टम होता है। ओके, ये क्वेश्चंस भी आप ध्यान में रखें। अगली चीज है सक्शन। टेम्परेचर के बाद में हम करेंगे सक्शन, टेम्परेचर चेक करने के बाद सक्शन करेंगे। सक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको सक्शन करना है माउथ का, उसके बाद में सक्शन होगा साहब नोज का। अब ये क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है।
पहले माउथ उसके बाद में नोज, कभी भी इसका उल्टा नहीं करना होता है। उसको याद कैसे रखेंगे साहब? याद रखेंगे हम एम से एन पे। एम के बाद में ही अल्फाबेटिकली एन आता है। एबीसीडी जब अपन पढ़ते हैं तो एम के बाद ही एन आता है, इसलिए माउथ का पहले करो, नोज का बाद में करो। एकदम सिंपल सी बात है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। लेकिन याद रखना जरूरी है, इसको याद जरूर रखें। फिर अगला आता है पोजीशन। बच्चे की पोजीशन रखेंगे अपन स्निफिंग पोजीशन। सो स्निफिंग पोजीशन है ये वाली, ये है स्निफिंग पोजीशन। उसमें क्या होता है, एक तो नीचे बच्चे के कंधे के नीचे टॉवल रखते हैं। जैसे कि अपन जब अडल्ट में इंट्यूबेशन करते हैं तब भी तो स्निफिंग पोजीशन ही रखी जाती है। एडल्ट के इंट्यूबेशन के टाइम पे भी स्निफिंग पोजीशन ही रखी जाती है। और उसके अंदर क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक एनएस की बोतल लगा देते हैं बहुत बारी। सो स्निफिंग पोजीशन हो गई। उससे बेनिफिट क्या है कि उसका जो एयरवे रहेगा, ये देखिए एयरवे एकदम स्ट्रेट है, ये पूरा ट्रेकिया है, ये एकदम स्ट्रेट आ रहा है। सो स्ट्रेट एयरवे के लिए अपन स्निफिंग पोजीशन में रखते हैं। और उसके बाद में टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे दीजिए। टैक्टाइल स्टिमुलेशन मतलब थपथपाइए बच्चे को। थपथपाना कैसे? एक तो उसके सोल्स को फ्लिकिंग कर सकते हैं, फ्लिकिंग मतलब थपथपाना, या फिर उसके पीठ को रगड़ सकते हैं, बैक को रब कर सकते हैं। आपने देखा होगा, कभी फिल्मों में देखा हो, या फिर आप वार्ड्स पे गए हो, या फिर लेबर रूम में गए हो, तो बच्चे को ऐसे थपथपाया जाता है जैसे ही वो पैदा होता है उसके बाद में। सो ये जो छोटी छोटे स्टेप्स है ना, सक्शन करना, उसको स्निफिंग पोजीशन में रखना, एंड बैक थपथपाना, सोल थपथपाना, ये कहने को तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है वो ये है साहब के, जो बच्चे यहाँ पे रो नहीं रहे थे ना, जो बच्चे यहाँ पे रो नहीं रहे थे, वो एकदम नॉर्मल सिचुएशन में चले जाते हैं। 95% बच्चे, ये जो इतने से चार छोटे से स्टेप्स हैं, इनसे 95% बच्चे नॉर्मल हो जाते हैं, सिर्फ ये इतने से स्टेप्स लेने पे। और ओनली इन 5% बच्चों में हमें आगे के स्टेप्स उठाने होते हैं। तो ये कहने को तो बड़े ही सिंपल से स्टेप्स हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान जरूर रखें। सो हमने देख लिया इनिशियल असेसमेंट और इनिशियल एक्शन क्या क्या लेना है। अगर मान लो कि ये एक्शंस, ये स्टेप्स लेने के बाद भी बच्चा रिससिटेट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है। उसके बाद में आता है साहब एल्गोरिदम का स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम हार्ट रेट को देखेंगे एंड रेस्पिरेशन को देखेंगे। उसमें क्या होगा, नॉर्मल हार्ट रेट होती है बच्चे की 120 टू 160 बीट्स पर मिनट। ये हमें ध्यान में रखना होगा। अगर आपने एपगार स्कोर पढ़ा होगा तो एपगार स्कोर में भी हम जो पल्स होती है उसको मोर देन 120 को पॉइंट स्कोर ऑफ 2 देते हैं। मतलब के 120 से ज्यादा की पल्स अच्छी है, 120 से कम की पल्स खराब है। ओके, सो हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन दोनों साथ देखेंगे। कैसे है साहब ये, अगर बच्चे में मान लीजिए हाइपोक्सिया होता है, ऑक्सीजन सेचुरेशन घटता है, तो हार्ट रेट भी बच्चे में डिक्रीज होगी। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमें आगे चलना है। ये एक फर्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंज है हाइपोक्सिया का। हाइपोक्सिया के कारण बच्चे में हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। क्यों साहब, ऐसा क्यों होगा? ये चेंज इसलिए आता है क्योंकि ताकि वर्कलोड जो है हार्ट का कम किया जा सके। ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है ना, ऑलरेडी ऑक्सीजन कम है, इसलिए अपन वर्कलोड भी कम कर देते हैं। तो हाइपोक्सिया से हार्ट रेट होगी डिक्रीज। अब हम क्या कर क्या रहे थे यहाँ पे कि नॉर्मल हार्ट रेट थी साहब 120 से 160, लेकिन ये मान लीजिए कि हार्ट रेट घट गई। अब ये कितनी घटी? क्या वो 100 से 120 के बीच में है, मतलब कि मोर देन 100 है, या फिर वो 100 से भी कम है? साथ ही साथ में अपन ने अभी बोला था कि हार्ट रेट और रेस्पिरेशन साथ में देखेंगे, तो वही कर रहे हैं। हार्ट रेट 100 से ज्यादा है, और या फिर रेस्पिरेशन है वो लेबर्ड है, डिफिकल्ट है, या साइनोसिस हो रखा है। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी, उसमें कुछ अलग स्टेप्स होंगे। अगर हार्ट रेट 100 से कम है, या फिर बच्चा सांस ले ही नहीं रहा है, तो वो और ज्यादा खराब कंडीशन है। ये दोनों कंडीशन कंपैरेटिवली ठीक है, ये दोनों कंडीशन और ज्यादा खराब है। तो जब कंडीशन बच्चे की सही है, तो सिंपल O2 सप्लीमेंटेशन दे दिया जाए। O2 सप्लीमेंटेशन मतलब के ऑक्सीजन दे दी जाए, सिंपल सी बात। लेकिन अगर मान लो बच्चा सांस ले ही नहीं रहा है, तो फिर तो सिंपल ऑक्सीजन देने से तो साहब काम होगा नहीं, हमें उसे वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा। तो पीपी वेंटिलेशन का मतलब ये है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन।
सो बच्चे को रखना होगा हमें पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पे। ओके, अब इनके मेथड्स क्या है? पहला मेथड, दूसरा, तीसरा और चौथा। हमारे पास में टोटल 4 मेथड्स है जिससे हम हार्ट रेट और रेस्पिरेशन पे काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि साहब अगर रेस्पिरेशन को सही कर दिया तो हार्ट रेट तो अपने आप सही हो गई। इसीलिए यहाँ पे हमने ये जो चारों स्टेप्स काम में लिए हैं ये सारे के सारे रेस्पिरेशन को सही करेंगे। ओके, सो O2 सप्लीमेंटेशन के लिए 2 मेथड है, एक तो O2 हुड है ना, एंड CPAP। CPAP मशीन आपको पता होगा कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन होती है, या फिर जैसे कि आपने जो एडल्ट में COPD के पेशेंट होते हैं उनमें बाईपैप मशीन भी सुनी होगी। एक होती है बाईपैप, बच्चों में हम मोस्टली काम में लेते हैं CPAP मशीन। ओके, उसमें पॉजिटिव एयरवे के साथ में पॉजिटिव प्रेशर में वो पॉजिटिव प्रेशर में O2 दी जाती है। फिर है कि अगर मान लो बच्चा सांस ले ही नहीं रहा है तो फिर हमें वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा, और वेंटिलेटर पे रखने के 2 मेथड्स हैं, एक तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन, एक एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या फिर सिर्फ इंट्यूबेशन। ओके, सो इसके बाद भी कुछ बच्चे रिवाइव हो जाएंगे। मान लो कि हार्ट रेट ये वाली कंडीशन थी, ये अपन ने रख दिया, इंट्यूबेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन बच्चा ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तब हमें चलना पड़ेगा उसमें थर्ड स्टेप पे। सो ये है हमारा थर्ड स्टेप। दोस्तों साथ में बने रहें, ध्यान जरूर दें कि क्या क्या स्टेप्स चल रहे हैं। सबसे पहले हमने इनिशियल असेसमेंट एंड एक्शन लिया, उसके बाद में हमने हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन को सही किया, अब हम चल रहे हैं चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन पे। ओके, अगर मान लो हार्ट रेट इनसे सही नहीं हुई, ये जो स्टेप्स हमने देखे इससे सही नहीं हुआ, तो अब हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। ओके, सबसे पहली चीज तो ये कि चेस्ट कंप्रेशन के इंडिकेशन क्या है। चेस्ट कंप्रेशन का इंडिकेशन है हार्ट रेट लेस देन 60। अगर हार्ट रेट 60 से कम हो गई तो चेस्ट कंप्रेशन करना होगा हमें शुरू। ओके, उसके बाद में क्या है, चेस्ट कंप्रेशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सबसे मेन पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि रेशियो क्या होना चाहिए चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन के बीच में। अगर 90 चेस्ट कंप्रेशन दिए हैं तो आपको 30 टाइम्स वेंटिलेशन भी देना पड़ेगा, और ये कब करना है अपने को? फर्स्ट मिनट के अंदर। 1 मिनट के अंदर आपको 90 तो चेस्ट कंप्रेशन देने हैं एंड 30 वेंटिलेशन देने हैं, मतलब कि 3:1 के रेशियो में हमें ये पूरा काम करना होगा। ओके, सो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम स्टैंडर्ड बुक से ये उठाया है मैंने, लियोन स्पेरोफ से। सो इसमें कोई भी हमें कंफ्यूजन नहीं रखना है कि साहब ये डेटा कहीं पे कुछ और दे रखा है, कहीं पे कुछ दे रखा है। अगर लियोन स्पेरोफ में ये चीज दे रखी है मतलब कि उससे ज्यादा ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो सकता। सबसे अपडेटेड वैल्यू इस रेशियो की यही है, 3:1। घोट के पी जाओ अभी के अभी, सारे एग्जाम में काम आएगा। चलो भाई, अगला पॉइंट है कि साइट क्या होनी चाहिए चेस्ट कंप्रेशन की। वो साइट है लोअर 1/3 ऑफ स्टर्नम। जैसे ये देखिए, ये स्टर्नम है, इसका जो लोअर 1/3 है, इस लोअर 1/3 पे कंप्रेशन हमें देना है। ये पूरा स्टर्नम है, उसके लोअर 1/3 पे कंप्रेशंस देने हैं। टेक्निक क्या होगी सब? टेक्निक दो हो सकती है, एक है टू थंब टेक्निक और एक है टू फिंगर टेक्निक। टू थंब टेक्निक ज्यादा प्रिफर्ड टेक्निक होती है। ओके, टू थंब टेक्निक ऐसे है क्योंकि उसमें कितना प्रेशर लगा रहे हैं वो हमारे कंट्रोल में है। इसके अंदर हो सकता है कि हम अननेसेसरीली ज्यादा प्रेशर लगा दें बच्चे के ऊपर। फिर अगला पॉइंट, 3 स्टेप्स हमने देख लिए, अब अगला स्टेप आ जाता है एल्गोरिदम का, वो है एड्रेनलिन लगाना बच्चे को। अब इसके भी बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ये हैं कि साहब एड्रेनलिन बच्चे में लगाएंगे कैसे? लगाएंगे इंट्रावीनस रूट से, लेकिन बच्चा तो अभी जस्ट पैदा हुआ है तो इंट्रावीनस एक्सेस मिलेगा कैसे? कैनुला तो बड़े में ही बहुत मुश्किल से लगता है कुछ लोगों में तो। सो बच्चे के अंदर कैसे लगाएंगे? और वो बच्चा जो भी जस्ट पैदा हुआ है उसमें ऑलरेडी अपने को पता है कि अम्बिलिकल वेन खुली पड़ी होती है ना। जो कॉर्ड हमने काटी है उसमें अम्बिलिकल वेन ऑलरेडी खुली पड़ी है, तो अम्बिलिकल वेन कैथेटर्स आते हैं, अम्बिलिकल वेन के स्पेशल कैनुला आते हैं,
अगर आपने नाम नहीं सुना हो तो मैं बता दूं, अम्बिलिकल वेन के स्पेशल कैनुला आते हैं, उनके थ्रू हम आईवी एक्सेस ले लेते हैं बच्चे में। और इस एड्रेनलिन का डोज क्या होगा, 0.1 टू 0.3 ml पर केजी पर डोज। ओके, और उसका जो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन का डाइल्यूशन कोफिशिएंट होता है 1:10,000। ओके, 1 पार्ट एड्रेनलिन लेना है 10,000 पार्ट उसके अंदर। ये ऑलरेडी बना बनाया आता है वायल के अंदर, वहां पे मिल जाता है। ओके, लेकिन ये जो है 0.1 टू 0.3 ml, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये पर केजी में है, क्योंकि इसका जो डोजिंग है बहुत डिफर कर सकता है। बच्चा 2.5 किलो का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 3.5 का भी हो सकता है और 4 का भी हो सकता है। ये नॉर्मल रेंज है, हमें पता है। तो इसके अंदर बहुत वेरिएशन आ जाएगा अगर आपने सही से कैलकुलेट नहीं किया, इसलिए ये डोज एग्जाम में भी पूछ ली जा सकती है। फिर अगली चीज, मान लो एड्रेनलिन से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो अगर मान लो कहीं ना कहीं ब्लड लॉस हुआ हो किसी कारण से, बच्चे में किसी भी कारण से ब्लड लॉस हुआ हो, जैसे कि मैं बताऊं, कुछ एग्जांपल दूं, सिफेल हिमेटोमा हो गया हो, बर्थ के टाइम पे इंस्ट्रूमेंट से जब डिलीवरी कराई जाए तो सिफेल हिमेटोमा हो जाए, या फिर मैं बताऊं आपको हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न, हिमोलिटिक डिजीज हो जाए ऑफ न्यूबॉर्न, उन केसेस के अंदर ब्लड लॉस हो जाता है तो हमें आईवी फ्लूइड लगाने पड़ सकते हैं, ये भी कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन मैक्सिमम क्या होगा कि अपने को इस स्टेप तक आना ही नहीं होगा मैक्सिमम बच्चों के अंदर, फिर भी अपने को 4 स्टेप्स ध्यान में रखने हैं। पहला, ये स्टेप जो इनिशियल स्टेप्स हमने लिए थे, ये 4 स्टेप्स। सेकंड, हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन को चेक करना। ओके, उसके बाद में चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन, जब हार्ट रेट 60 से कम आ जाए, और उसके बाद में चौथा स्टेप होगा साहब एड्रेनलिन चढ़ाने का। अब इसमें टाइम फ्रेम क्या रहनी चाहिए, बर्थ होते ही अगर मान लो बच्चा सही नहीं है तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हमें 1 मिनट के अंदर अंदर शुरू कर देना है। और अगर मान लो हमें लग रहा है कि अभी भी बच्चा रोना शुरू नहीं किया और हमारा जितने भी मेथड्स थे वो सारे फेल हो रहे हैं, 30 सेकंड बाद में हमें चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर देना है। और चेस्ट कंप्रेशन देते हुए भी अगर 30 से 40 सेकंड हो गए हैं और रिस्पॉन्स नहीं है तो एड्रेनलिन शुरू कर देना है 30 सेकंड के अंदर ही। 1 मिनट में पीपीवी, 30 सेकंड में चेस्ट कंप्रेशन और 30 सेकंड में एड्रेनलिन लग जाना चाहिए। ये एक प्रेफर्ड टाइम फ्रेम है। थैंक यू ऑल साथ में बने रहने के लिए। ऐसे अगर और कोई भी टॉपिक पे आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, या कोई भी टॉपिक की एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो हमारे टीबीएल चैनल पे आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद आप सभी का क्लास से जुड़े रहने के लिए।